ओके शुरू। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम जो पेपर 3 कर रहे हैं वो 2003 23 मई जून का है, वेरिएंट 32। अच्छा जी। अब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब ये होता है कि इसमें आप अमाउंट निकालेंगे ना, अमाउंट निकालेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है, हाउ मच। एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि व्हाट आर, ठीक है, मतलब कौन सी चीजें इसके अंदर है, आइडेंटिफिकेशन है। एक होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है हाउ मच, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस आता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या है, क्या चीज है ये भी वही थर्मल डिकम्पोजिशन वाला ही है, ठीक है। तो इसको भी हम लिखते हैं, ये हमारे पास केस है थर्मल डिकम्पोजिशन वाला, थर्मल डिकम्पोजिशन वाला ही है। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है कि आपने करना है दिस एक्सपेरिमेंट यू विल डिटरमाइन द रिलेटिव एटॉमिक, ए आर निकालना है एम का, ठीक है, मेटल एम का। थर्मल डिकम्पोजिशन करनी है। आप देखें दोबारा इसके अंदर हाइड्रोक्सी भी है, यानी फिर ये बेसिक कार्बोनेट है। देखिए लिखा हुआ है बेसिक मेटल कार्बोनेट, लिखा हुआ भी आ रहा है बेसिक। क्यों बेसिक है? क्योंकि इसके अंदर OH है। बेसिक इसलिए क्योंकि इसके अंदर OH है। अच्छा जी, उसी तरह से आपने वे करना है, ठीक है, आपने वे करना है क्रूसिबल का विद लिट, विद लिट, क्रूसिबल का विद लिट, रिकॉर्ड द मास। आप क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल प्लस लिट, मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल। सर हाँ बेटा। सर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में फिजिक्स की तरह होता है कि आप एक पार्ट करें और फिर आपको रिप्लेस करवा देते हैं वो। यार कभी कभी केमिस्ट्री में ऐसे ही होता है, लेकिन हमारे कॉलेज के अंदर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसा सर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टाइट्रेशन करा के लाइक आधे घंटे या 40 मिनट का टाइम देंगे फिर हमें चेंज करवा नहीं नहीं देंगे वो। नहीं 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 नहीं, आपकी तीनों चीजें सामने रखी होंगी, तीनों चीजें सामने रखी होंगी और आप अपनी मर्जी से करेंगे। लेकिन वो क्योंकि पूरी क्लास लैब के अंदर गर्मी हो जाएगी, तो इसलिए कभी कभी ऐसा करते हैं कि भाई आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, ठीक है। दोनों चीजों के लिए आप रेडी रहेंगे, ठीक है बेटे। ओके सर। ये हम आगे बढ़ते हैं। आपने पहले लिखना होगा मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल, ठीक है, मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल लिख के फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। बेटा बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल आपने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि रिकॉर्ड द मास, ठीक है। अब ये मास लिख लेते हैं। प्लेस द क्रूसिबल एंड कंटेंट ऑन द पाइप क्लियर ट्रायंगल, रिमूव द लिड, हीट द क्रूसिबल स्ट्रांगली फॉर अ फर्दर 2 मिनट, रिप्लेस द लिड एंड लीव द क्रूसिबल टू कूल फॉर एटलीस्ट 5 मिनट। इसका मतलब है हीट करते वक्त जो है लिड को रिमूव करना है, और ठंडा करते वक्त लिड को लगा के रखना है। ऐसा ही है ना बेटा? ऐसे ही है ना बेटे? जी सर। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप बताइए कि आपने क्या चीज निकालनी है। अब आपने निकालना है मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल, री विद द क्रूसिबल विद इट्स लिड एंड कंटेंट। आप इसको रेजिड्यू भी कर सकते हैं, अगर आपको रेजिड्यू का लफ्ज याद नहीं आ रहा तो कंटेंट भी लिख सकते हैं। तो मास ऑफ क्रूसिबल, मास ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड प्लस रेजिड्यू स्लैश ग्राम। कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द मास ऑफ क्रूसिबल, मास ऑफ रेजिड्यू ऑप्टेन। अच्छा जी, अब बताइए मास ऑफ रेजिड्यू कैसे निकालेंगे।
मास ऑफ रेजिड्यू स्लैश ग्राम। मैंने आपको समझाया था कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका नाम M1 रख लें, इसका नाम M2 रख लें, इसका नाम M3 रख लें। कल हमने जो किया था उसमें हमने निकाला था मास तकरीबन क्रूसिबल का 20 पॉइंट समथिंग, 20.26, 24 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ द क्रूसिबल प्लस रेजिड्यू। अब बताइए कि मास बढ़ेगा कम हो जाएगा? बोले बेटा। सर हमने कोई और हेडिंग नहीं डाली? मास ऑफ FB1, मास ऑफ लेड प्लस क्रूसिबल प्लस FB1, ये सब हमने नहीं किया? ठीक है, शाबाश। अच्छा, असल में जो है ऊपर से पढ़ा था, मैं नीचे आ गया ना, मेरी मिस्टेक है, मैंने ऊपर से पढ़ा था और नीचे आ गया ना, तो हम दोबारा से ऊपर से पढ़ते हैं। वे द एम्प्टी क्रूसिबल विद स्लिट्स, ये रिकॉर्ड कर लिया था। ट्रांसफर ऑल ऑफ द FB1, ये हमने पढ़ा ही नहीं था, हम डायरेक्ट नीचे आ गए। फ्रॉम द कंटेंट टू द क्रूसिबल, वे द क्रूसिबल एंड FB1। तो आपने यहाँ मास डालना होगा, मास ऑफ क्रूसिबल प्लस लिट प्लस FB1। FB1, अब आपने इसको डाला तो आपने तकरीबन इसका मास आ जाएगा 22.21 ग्राम। उसके बाद आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट करो द मास ऑफ FB1। अब आपने मास ऑफ FB1 निकालना होगा, मास ऑफ FB1। बताइए बेटा कितना मास आ जाएगा इसका माइनस करके? 1.97 4.97, 1.97 1.97, 1.97 मेरा बच्चा, 1.97 आ गया। ठीक है जी, बिल्कुल आ गया। अब आपसे कह रहा है कि रिकॉर्ड द मास ऑफ FB1, ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद कह रहा है प्लेस द क्रूसिबल एंड कंटेनर द 5 clear triangle, heat the crucible gently with the lid for approximately 1 minute, heat strongly with the lid off for a further 4 minute। कार्बन डाइऑक्साइड निकाल जो है ना वो रिमूव हो जाएगी, अगर कोई मॉइस्चर होगा वाटर वो रिमूव हो जाएगा, इसे लिड को हटाना पड़ेगा। क्रूसिबल फॉर एटलीस्ट 5 मिनट। ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड यू विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन द क्रूसिबल इज कूल, weigh the crucible with its lids and content। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपने जो मास निकालना पड़ेगा वो आपने आफ्टर हीटिंग निकालना पड़ेगा ना। तो आप लिखेंगे मास ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड। अब आप FB1 नहीं लिखेंगे, अब आप लिखेंगे रेजिड्यू स्लैश ग्राम। तो लेट सपोज अब ये M4 है, ये कितना आएगा? लेट सपोज ये आ गया, हम चेंज कर लेंगे अगर गलती हुई हमसे। लेट सपोज ये आपके पास आ रहा है, अब ये हो जाएगा 21.67, ठीक है। ये कौन है? ये आफ्टर हीटिंग है, आफ्टर हीटिंग। अच्छा जी, उसके बाद ये कह रहा है कि व्हेन द क्रूसिबल इज कूल, weigh the crucible with its lid and content, record the mass, raise the crucible into the pipe clear angle, remove the 2 minute। अच्छा, उसके बाद दोबारा वे करना है, ठीक है। तो आफ्टर रीहीटिंग होगा, अब ये आफ्टर रीहीटिंग। मैंने क्या कहा था बेटा, रीहीटिंग में कितना मास का डिफरेंस आना चाहिए? 0.2 या 0.4 का। 0.2 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है, 0.2 का डिफरेंस आना चाहिए। अब मार्किंग स्कीम में कोई भी ईयर खोल लेंगे वो यही बोलता है कि यार तकरीबन इतने का गैप आना चाहिए। ठीक है बेटे, अब इसको हम कर लेते हैं 6.5, कम हो गया। बताइए मास ऑफ रेजिड्यू कैसे निकालेंगे? बोलो बेटा, मास ऑफ रेजिड्यू कैसे निकालेंगे? हाँ सर।
हाँ बेटे। आपने 2 दफ़ा लिख दिया आफ्टर हीटिंग, एक दफ़ा बिफोर हीटिंग आएगा। नहीं नहीं, आफ्टर रीहीटिंग लिखा है मैंने, चेक करें। आफ्टर रीहीटिंग, बात समझ आ रही है? 2 दफा हीटिंग की है ना आपने? सर आफ्टर रीहीटिंग माइनस मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल प्लस लिड से रेजिड्यू आएगा। ठीक है, यानी मैं क्या करूं, M2 माइनस, ये कहना चाह रहे हैं M2 माइनस M4, नहीं सर, M4 माइनस M1। M4 माइनस M1, M4 माइनस M1, बिल्कुल सही है। आपसे क्रूसिबल भी निकल जाएगा, इसमें लिड भी निकला, सिर्फ रेसिड्यू बचेगा। बिल्कुल सही है बेटे। बताना जरा क्या आंसर आएगा। 1.41। 1.41। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जो री का वजन है, आपको कई दफा मार्केट में लिखा होगा 0.04 0.05 से, मैं कह रहा हूं आपसे खाली 0.02 होना चाहिए। अगर आपका ज्यादा आ रहा है मास, इसका मतलब है आपने पहली हीटिंग सही नहीं की है। सर जी बेटा बोले। उसने तो वही लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं। उसने लिखा है फोर्थ वेटिंग शुड बी अराउंड 0.02 और थर्ड शुड बी अराउंड 0.04। बस इतना ही होना चाहिए, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो वो कह रहा है कि 0.02 ऊपर और 0.04 नीचे, उसने प्लस और माइनस लगाया है साथ में। नहीं, वो उसने आपको बताया होगा ना कि पहली वेइंग है, दूसरी वेइंग है, तीसरी वेइंग है, वो भी तो पढ़े आप। आपकी पहली वेइंग हुई है, ठीक है, मेरी बात सुने, आपकी पहली जो वेइंग हुई है वो यहाँ हुई है, ठीक है। आपकी जो दूसरी वेइंग हुई है वो यहाँ हुई है। बात समझ आ रही है? हाँ आपकी आपकी जो तीसरी वेइंग हुई है वो ये हुई है, हाँ, ठीक इसलिए है। वो कह रहा है कि जो मिनिमम जा सकता है दैट इज -0.04। हाँ, तो ये जो आपकी तीसरी वेइंग हुई है ना, हाँ आप इसमें और वेइंग में फर्क निकाल लें, ठीक है। ये मकसद इसका कहने का ये है कि देखिए, ये मार्किंग स्कीम ना एग्जामिनर के लिए होती है, ठीक है। अब वो एग्जामिनर से कह रहा है कि ये जो आपकी वेइंग आई है ना और बच्चे की वेइंग आई है, ठीक है, उसमें इतना फर्क आना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक ठीक है सर। एक एक मार्किंग स्कीम में ऐसा लिखा हो जो आप कह रहे हैं ना, कि एग्जामिनर की इतनी है। देखिए, आप जब एग्जाम करने आते हैं ना, तो सुपरवाइजर भी एग्जाम कर रहा होता है, उसकी भी कॉपी जाती है, आपकी भी कॉपी जाती है, ठीक है। तो अभी जो इससे पहले पेपर हुए हैं, उसमें हम लोग हमेशा अपनी कॉपी भी भेजते हैं, एग्जामिनर भी भेजता है, सुपरवाइजर भी भेजता है, और स्टूडेंट की कोई कॉपी जाती है, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो थर्ड और फोर्थ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड वेइंग है, ये फोर्थ वेइंग है, ठीक है। बताइए थर्ड और फोर्थ वेइंग में कितने का फर्क आ रहा है? 0.02 का फर्क आ रहा है ना, 0.02 ही का फर्क आ रहा है ना। बस इतना होना चाहिए। अगर वो कह भी रहा हो ना 0.04 0.05, हाँ सर, हाँ, लेकिन आप बस 0.04 तक के करें यार, ना आपको बस। मैंने पिक्चर भेज दी, उसमें जो लिखा हुआ है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, 0.02 और 0.04 के दरमियान ही कह रहे हैं ना, हाँ तो बस ठीक है, जाने दें। ठीक है सर। ज्यादा तो हो नहीं सकता ना, ज्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता हीट करने से ज्यादा हो जाए। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि व्हेन FB1 अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन द प्रोडक्ट्स आर मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, गिव द इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, इक्वेशन मांग रहा है, ठीक है। तो क्या हम कार्बोनेट की इक्वेशन बनाए या सब बनाए, तो इसको देख लेंगे। हमें तो पूरा कंपाउंड निकालना है, ठीक है। पूरा कंपाउंड हमारे पास क्या था, M कार्बोनेट M हाइड्रोक्साइड, ये आ गया बेटा, M कार्बोनेट, ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 का है ये, डॉट M हाइड्रोक्साइड, हाँ बिल्कुल ही कंफर्म हो गया, क्योंकि OH के नीचे 2 आ गया, ठीक है। इसको बर्न करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, ठीक है। पानी कह रहा है वाटर वेपर है, तो इधर गैस लगा दें। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस है, ऑक्साइड सॉलिड होता है, ये खुद सॉलिड ही दिया हुआ है आपको। बताइए लेफ्ट साइड पे कितने M है? बेटे लेफ्ट साइड पे 2 दो। M है, तो इसका मतलब है असन यहाँ पे
2 आना चाहिए ना। हाँ अब देखो बेटा, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, ऑक्सीजन बैलेंस है। 2 और 3 5, 2 तो 4 और 5 बैलेंस है। बात समझ आ गई बेटे? हाँ चलो बेटा, अब अगला कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन इट। पहले अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, ठीक है। बताइए कितना मास लॉस हुआ था। देखें, मास लॉस ड्यूरिंग हीटिंग कितना हुआ है। 1.41। नहीं नहीं, 1.41 थोड़ी हुआ। देखो ना, मास ऑफ Fb1 1.97 है, मास तो ऑफ 0.56 होगा ना, 1.97 माइनस 1.41 0.56। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मास ऑफ, मास लॉस कितना होगा, हम माइनस करेंगे M2 माइनस, अब इसका नाम नहीं दिया हमने, इसका नाम रखते हैं, ये M5 है। तो M2 नहीं M3 यूज करेंगे ना, M2 तो क्रूसिबल के साथ है। हाँ बेटा, मैं पहले इसके नाम लिख लूँ ना, ये M6 है, ये कुछ लेबलिंग नहीं की है ना, ये M6 आ गया, ठीक है। अब होंगे, अच्छा जी, अब कैसे करेंगे, मैं मेरी पहले सुनिएगा फिर बताइएगा। क्या M6 माइनस M3 करेंगे, M3 माइनस M6 करेंगे। हाँ बेटा, M3 माइनस जी M6 सर। करेंगे, ठीक हो गया। M3 माइनस M6। अच्छा, MR ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 और वाटर का MR है 18, तो 1.97 माइनस, देखिए ये मैंने एज्यूम की हुई रीडिंग है, 1.41 डिवाइडेड बाय कितना है, 462। देखो बेटा क्या आंसर आ रहा है। 9.03 एक्सपोनेंट -3। मैंने ये सही किया है ना, कैलकुलेशन सही किया है ना। हाँ सर ठीक करिए आपने। ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हो, 9 03 एक्सपोनेंट -3। 3 तक आ जाना आपने सेकंड फिगर के लिए। हाँ मेरा बेटा, की तरह खुश रहो, ये मोल आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल में बात बिल्कुल क्लियर और समझ समझ में आती है, ठीक है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट, अच्छा ऊपर ही कर लिया मैंने नीचे के बजाय ना, तो ये नीचे ले आते हैं, ये 9.03 इंटू 10⁻³ मोल। अच्छा, अगला है कैलकुलेट द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ द बेसिक मेटल कार्बोनेट। अच्छा जी, अब आपसे कह रहे हैं MR निकालें हम, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, MR का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला था, MR इज इक्वल टू, बेटा ग्राम ओवर मोल किया था ना हमने। हाँ अच्छा, जरा बताइए इन दोनों के दरमियान मोल रेशो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड में 1:1 का ही है ना। हाँ सर। हाँ, तो पहला स्टेप ये होगा बेटा, पहला स्टेप ये होगा कि मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल ऑफ एम कार्बोनेट डॉट MOH2 is equal to mole of carbon dioxide, which is equal to 9.03 into 10⁻³ मोल। फिर अगला क्या होगा कि MR इज इक्वल टू ग्राम ओवर मोल। बेटा आपने कितना ग्राम लिया था बेसिक का, 1.97, बेटा 1.97 ही था ना FB1 का, हाँ सर। इसके मोल आ गए 9.03 इंटू 10⁻³ बोलो बेटा क्या चलेगा। 218.11। दोबारा एक बार बोलना। 218.11। 218.1 सही है। इसका MR आ गया 218.1। चलिए जी, अगला आ जाइए सर बेटा। इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे? राउंड ऑफ कर दिए ना, देखो MR जो है ना, वो 3 से 4 फिगर तक चलता है MR, ठीक है, क्योंकि सही है। बड़ा कंपाउंड है ना।
तो अगर 0.1 ना लिखें 280 लिख लें तब भी सही है। मैंने 0.1 लिख दिया ऐसे ही तो भी सही है। सही। ठीक है, अब ये कह रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मेटल M। सही है जी, ये हमने कल भी ऐसे ही सवाल किया था, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए बेहतरीन चीज है जो हम कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, चलिए जी अब आगे करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं M कार्बोनेट डॉट MOH2 इज इक्वल टू 218.1 है। सही है, तो मेटल प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन प्लस M प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस 2 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 218.1। यह हो जाएगा 2M कार्बन 12 16 3 48 प्लस 16 2 32 प्लस 2 इज इक्वल टू 218.1। बेटा बता सकते हैं M की वैल्यू क्या आएगी? बेटे 78.05 जी तेरा खुश रहो बेटा, 78.01 किलो है। 05 उसको आप पहले 0.1 तक कर लें राउंड ऑफ। ठीक है जी, 78.1 कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने एज्यूम करके लिया है। ठीक है, मुझे नहीं मालूम है कि ये क्या है। ठीक है, हमने एज्यूम करके लिया है। ठीक है, अच्छा अब आप ये बताइए कि a student accidentally spilled a little of the residue before carrying out the final weighing. Oh, whether the caloric value of the relative atomic mass of M will be higher or lower as a result of this mistake. बताइए जो ग्राम है, ग्राम ऊपर वाला ग्राम, ये कम है, इसके कम होने से ये वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी? सर कम हो जाएगा ना, बिकॉज MR और ग्राम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, अगर ये कम तो ये भी कम, ये कम आ गई। अगर ये कम होगा तो M की वैल्यू ज्यादा आएगी कम आएगी? अगर ये 218 की जगह 200 होता तो बताइए ये 78.1 होता है कम हो जाता? कम हो जाता सर। कम हो जाता, क्योंकि भाई ये 200 है, आप 200 में से सब निकालोगे तो जाहिर सी बात है 78.1 थोड़ी आएगा, कम ही आएगा। तो AR विल बी स्मॉलर, AR ऑफ M विल बी स्मॉलर। अब एक्सप्लेनेशन लिख लिए। ठीक है, तो लिखेंगे आप कि अब आपके पास कम मास आ रहा है ना, तो अब आप लिखेंगे लेस या स्मॉलर सॉल्ट, स्मॉलर अमाउंट ऑफ residue. A student accidentally spilled a little of the residue before carrying out the final weighing. अच्छा, small amount of residue indicates या smaller amount of residue। सर हाँ बेटा, ये लिख सकते हैं कि मास लॉस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो फिर MR कम हो जाएगा आपका। देखो अगर मैं तुम मेरी बात सुनना गौर से। ठीक है, अगर तुम रेजिड्यू कम ले रहे हो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखो असल में रेजिड्यू कम आ रहा है, इसका मतलब मास कम आने का मतलब ये कि आपको तो पता है ना कि वो गिरा है, लेकिन हाँ मुझे थोड़ी मालूम है कि वो गिरा है। मैं तो ये समझूंगा कि ये वाटर लॉस आया है, मैं तो ये समझूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा मास कम हुआ है ना। तो स्मॉलर अमाउंट ऑफ कॉस ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। हाँ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ रेजिड्यू
causes greater amount of carbon dioxide and water. सही है? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? So MR of the basic salt will also be smaller. क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? बोले बेटा ये बात समझ आ गई है आपके? जी सर। अगला है a student suggested that addition of sulfuric acid to the residue from A would show whether the basic metal carbonate had decomposed fully. बिल्कुल सही बात है। अगर आपने हीट किया है कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड बन के बच जाए तो एसिड डालेंगे तो वो डिकम्पोज ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो जी सर, वो फिजिंग ही नहीं होगी। फिजिंग ही नहीं होगी, लेकिन मेरी बात सुने कि अगर वो फिजिंग ही नहीं होगी वो तो समझ में आता है। अगर आपने फिजिंग का रीजन दिया है तो वो तो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन आप देखें बेसिक है, बेसिक मेटल है ना, तो बेसिक मेटल कार्बोनेट है। अगर आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे वो जो OH है वो रिएक्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट इज नॉट सर करेक्ट। फिजिंग ही होगा। मेरा नहीं, देखिए अगर आप फिजिंग लिख लेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने फिजिंग लिख दिया, ठीक है, अगर आपने फिजिंग लिख दिया तो उसका मतलब है स्टूडेंट ने सही किया, चेक किया, ठीक है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं लिखूं कि स्टूडेंट इज नॉट करेक्ट। सर। हाँ बेटा बोले, दोनों आंसर लिख सकते हैं। हाँ, ये पूछ रहा था आपसे, मुझे इसने दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं एमएस में, क्यों? देखो तो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। अगर ये मेटल कार्बोनेट है, मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है। एक बच्चा कहता है कि सर मैंने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है, कार्बोनेट तो डिकम्पोज हुआ था लेकिन हाइड्रोक्साइड था, तो भाई ये रिएक्ट कर जाएगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है, जो मोल्स है वो कम हो जाएंगे क्योंकि इससे रिएक्ट करेगा। तो ठीक है सर। स्टूडेंट गलत हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसने हीट सही नहीं किया था, कार्बोनेट अभी भी है बाकी, तो जैसे ही आप एसिड डालेंगे तो फिजिंग हो जाएगी। ठीक है, समझ गया सर। इसका मतलब वो करेक्ट है, ठीक है। स्टूडेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज MOH part of basic metal carbonate react with H2SO4। आप ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट इज करेक्ट। आप एग्जाम में एक लिखेंगे, दो नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट इज करेक्ट बिकॉज M carbonate part of basic metal carbonate react with H2SO4। ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे फिजिंग। सर इसमें लाइम वाटर टर्न्स मिल्की की ऑब्जर्वेशन लिखेंगे या नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बनेगा ना। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, और सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि आई स्टूडेंट सजेस्टेड दैट एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू द, इसमें करना नहीं है। अगर आपको करने का कह रहा होता ना तो आप लिख सकते थे। अगर जगह हो तो लिख दें, या तो जगह ही नहीं है। अगर आपने ठीक है, तो अगर ऑब्जर्वेशन के साथ हम लिख सकते थे अगर जगह हो तो फिजिंग दैट हाँ, अवर गैस दैट रिटर्न लाइम वाटर मिल्की ऐसे करके। जी जी जी, अगर अगर देखिए मैंने तो दोनों लिख दिए ना। अगर मैं खाली रेड वाला लिख रहा होता ना तो ना चाहते हुए भी मैं लिख देता यहाँ पे। हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। मैं पूरा ये लिखता है स्टूडेंट इज करेक्ट बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज फिजिंग एंड
व्हेन वी पास द गैस थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। खत्म। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ अच्छा अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि अगर देखें, क्योंकि यहाँ पे प्योर अगर सैंपल है तो सही, अगर कोई इम्प्योरिटी होगी ना, अगर इम्प्योरिटी होगी तो भी हम लिख सकते हैं। अगर अगर नहीं हो कार्बोनेट फिर भी फिजिंग हो, ऐसा इसमें सवाल में है नहीं। लेकिन अगर वो पूछे कि भाई फिजिंग हो रही है अभी फिर भी नहीं है इसके अंदर कार्बोनेट, फिर भी हो रही है, तो इसका मतलब है सॉल्ट इज नॉट प्योर। अगर इम्प्योर किस कोई और कार्बोनेट हो सकता है, मेटल, मिसाल के तौर पर जिंक कार्बोनेट है, अगर उसके अलावा कोई इम्प्योरिटी हो तो भी वो दे सकता है ना, दूसरे कार्बोनेट की इम्प्योरिटी होगी। मुझे कोई दूसरा सवाल याद आ रहा है इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, बोले आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है? जी सर, समझ आ गई। अच्छा देखें, अब कल में आप अगर आप गौर से देखें दोनों ईयर जो मैंने कल पेपर कराए थे और ये दोनों एक जैसे हैं। देखें इसमें भी HCl के साथ टाइट्रेशन किया हुआ है, ठीक है, तो ना चाहते हुए भी मुझे क्वेश्चन नंबर 2 कराना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल डिटरमाइन द सर रिलेटिव तो अमाउंट। अगर सेम है तो फिर तीसरा करवा दें। नहीं बेटा, देखिए अगर किसी को कुछ नहीं मालूम है ना कि एग्जाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो मुझे बच्चों ने बोला सर थर्मल डिकम्पोजिशन करना है, तो मैंने मैक्सिमम थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन के साथ टाइट्रेशन भी आते हैं एग्जाम में ना, देखिए आपको कल भी दिखाया था। तो एक क्वेश्चन हम अच्छा कर लेना, उसके बाद देखें मैं आपको 6-6 घंटे की क्लास दे दूंगा और आप बोलें मैंने जितना टारगेट रखा है वो मैं हर सूरत में कराऊंगा बेटा, लेकिन ढंग से कर लेना, ढंग से कर लें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है सर। है ना? देखो, आप अभी हम जितनी बार डिस्कस कर सकते हैं ना एग्जाम के अंदर, मेरी एक बात याद रख लेना नसीहत, अगर मुझे भी बोलोगे ना तुम सर आपका एग्जाम है, तो मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं नॉर्मल आने में। मेरी बात समझ रहे हैं? देखें आप जैसे एग्जाम में जाते हैं ना, और आपकी बेंच, अगर आपका अपने कॉलेज में सेंटर पड़ा हुआ है तो फिर सही है, तो आप बेंच में जाते हैं आपको थोड़ा सा ना टाइम लगता है कि यार थोड़ा एडजस्ट लगते हैं 10-15 मिनट। शुरू के 10-15 मिनट आपने जाया नहीं करने, आपने अच्छी तरह से शुरू के 5-10 मिनट आपने जो है ना, पहले तो चेकलिस्ट चेक करनी है कि भाई मुझे जो एपरेटस मिले वो क्लास वियर है कि नहीं है। उसके बाद जब आपको वो कहेंगे कि भाई आप पेपर को रीड करें, स्टार्ट स्टार्ट करें आप, तो आप रीडिंग स्टार्ट करें आराम से सुकून से। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आपकी बेंच नहीं जाएगी, आपकी कॉपी जाएगी। कॉपी को केमिकल से बचा के रखना है, ठीक है बेटे? बात समझ आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा अब ये देखें, अब ये कह रहा है कि आपने एक और मेटल निकालना है, वो है AR ऑफ अनदर मेटल X बाय टाइट्रेशन मेथड। अब ये टाइट्रेशन मेथड है, ऊपर वाला आपका था, ठीक है, वो था थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, तो मैं इसका नाम लिखता हूं कि फाइंडिंग ऑफ AR बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। बात समझ आ रही है बेटे? और इसका नाम रखता हूं मैं फाइंडिंग ऑफ AR बाय टाइट्रेशन। क्या आपको कल भी मैंने ये 2 सवाल कराए थे और आज के 2 सवाल, आपको फर्क समझ में आ रहे हैं दोनों में? इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? उसने कल सेम कंपाउंड को आगे यूज करवाया था। नहीं, उसमें उसने क्या किया था, उसने मतलब पहला जो पार्ट है वो थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें क्रूसिबल है, दूसरे में सिंपल टाइट्रेशन है और बैक टाइट्रेशन यूज की थी। याद है ना आपको कल जो मैंने क्या कराया था, बैक टाइट्रेशन की थी। हाँ। आइए, एंड आइए अब इसको और थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, आपके पास FB2 है, FB3 है, FB4 है, ठीक है, क्योंकि आपका 34 वेरिएंट है तो उसमें भी FB करके आएगा, ठीक है। वे द स्टॉपर कंटेनर FB3, रिकॉर्ड द मास इन द स्पेस बिलो। ठीक है जी, वे द स्टॉपर कंटेनर ऑफ FB3। आपको एक इस तरह की शीशी दे दी जाएगी बेटे, ये देखें ऐसी शीशी होगी आपके पास, हम इसको वाइल कहते थे, वाइल, ठीक है। इस पे लिखा होगा FB3, FB3 रखा है।
आपने इसका मास निकालना होगा, ठीक है। तो आप क्या हेडिंग बनाएंगे, मास ऑफ विद स्टॉपर स्टॉपर कंटेनर, ठीक है, मास ऑफ कंटेनर ठीक है, स्टॉपर्ड कंटेनर है, ठीक है। तो पूरा लिखेंगे स्टॉपर्ड कंटेनर प्लस FB3 स्लैश ग्राम। लेट सपोज ये आ रहा है आपके पास 27.30। उसके बाद कर रहा है टिप ऑल द कंटेनर इनटू 250 cm³ बीकर। इसको इसमें डाल देना है, टू 250 cm³ बीकर, रिकॉर्ड द मास, ठीक है। यानी अब आपने किसका निकालना होगा कि टिप ऑल द कंटेनर, रीवे द कंटेनर विद स्टॉपर, ठीक है। अब FB1 नहीं है, आपको बात समझ में आ रही है बेटा, अब नहीं है, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ स्टॉपर्ड कंटेनर। बोले क्या मैं रेजिड्यू लिखूं इसके साथ कि नहीं लिखूं? नहीं सर, आपने कुछ डिकम्पोज किया नहीं है। अच्छा ठीक है, अब बताइए क्या लफ्ज लिखूं इसके साथ, आप में से कोई बताएगा? देखें अभी तो आपने सारा टिप कर लिया, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ तो लगा रह जाएगा ना कंटेनर के अंदर, जब भी तो वो आपसे मास दोबारा निकलवा रहे हैं। बोले उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए? भाई आपका पेपर है 30। रेमिनेंट। क्या चीज? रेमिनेंट। हम थोड़ी केमिस्ट्री की टर्म में बात कर लेते हैं। पता फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट तो नहीं कहेंगे, इससे अच्छा तो रेजिड्यू कहते हैं, रेजिडुअल मास कहते हैं, बचा हुआ मास। आनिया क्या लिखेंगे बताएं बेटा? सर मेरे ख्याल में रेजिड्यू थोड़ा लिखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप टिप ओवर करेंगे थोड़ा बहुत लिक्विड तो रह जाता है कंटेनर में। देखिए एक तो रेजिड्यू का मतलब ये होता है रेजिडुअल मास का बचा हुआ मास, तो चाहे वो हीट करके बचे, चाहे वो अटैच ही रहा हो, रिमेनिंग मास हो, ठीक है, प्लस रेजिडुअल मास, ठीक है, रेजिड्यू लिख देते हैं, या रिमेनिंग मास ऑफ FB3, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लें। सर रिमेनिंग कंटेंट भी लिख सकते हैं, रिमेनिंग कंटेंट्स। हाँ रिमेनिंग कंटेंट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज आपका जो कंटेनर था वो 26 था, ठीक है, तो हम इसे रख देते हैं 26.23। ये ज़हन में रखिएगा, ये एज्यूम किया हुआ है। बताइए अब आप इन दोनों को माइनस करके क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ FB3 एडिड, ठीक है, जो बीकर में डाला है आपने उसकी बात हो रही है, ठीक है। मास ऑफ FB3 एडिड या ट्रांसफर टू बीकर कितना आएगा बेटा निकालना? 1.07। जो आपने ट्रांसफर किया है वो 1.07 आपने लिख दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मास ऑफ FB3 यूज, एड 100 sigma डिस्टिल्ड वाटर टू FB3 इन अ बीकर। अच्छा जी, ये FB3 इसके अंदर आ गया, अब आपने इसके अंदर डिस्टिल वाटर डालना है, ठीक है, ये आ गया डिस्टिल वाटर। उसके बाद कितना डाला आपने? 100 cm³। उसके बाद कह रहे हैं स्टीयरिंग कर रहे हैं, ये आ गया आपका स्टीरर, ये आ गया आपका स्टीरर with a glass rod until all the FB3 has dissolved। ठीक है जी, हो गया। ट्रांसफर दिस सॉल्यूशन टू 250 cm³ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क।
ये आ गई वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये आ गई वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। आपने इसमें इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, आपने इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को ट्रांसफर कर दिया, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग का क्या मतलब है, इसके अंदर डिस्टिल वाटर डालेंगे, बीकर के अंदर, इसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे, फिर इसको इसमें डालेंगे, ये कहलाती है वॉशिंग। वॉशिंग यानी जितनी भी वॉशिंग होगी वो सब इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर फनल लगा लेंगे, इसके ऊपर फनल, फनल लगा लेंगे, फनल, इसके अंदर फनल लगाएंगे बेटा, समझ आ रही है, फनल आके डाल देंगे। सारा बीकर की वॉशिंग इसके अंदर डाल देंगे, ग्लास रॉड को रिंस करेंगे, सब वॉशिंग इसके अंदर डालेंगे। ग्लास रॉड को भी, इसके ऊपर भी जो है ना आप डिस्टिल वाटर डालेंगे, वो बीकर में जाएगा, बीकर का सारा कंटेंट वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आप इसका नाम रखेंगे FB5। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ गई है? बेटे मेरी बात समझ में आ गई है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है जी, यहां तक आपके पास आ गया। अब आपने टाइट्रेशन करनी है, टाइट्रेशन उसी तरह से करनी है। पहले हेडिंग क्या डालेंगे, रफ की, रफ टाइट्रेशन, रफ टाइट्रेशन, रफ टाइट्रेशन लिखेंगे। पहली आ जाएगी फाइनल ब्यूरेट रीडिंग। आपने ब्यूरेट में सेंटीमीटर क्यूब, आपने ब्यूरेट लेनी है, ब्यूरेट के अंदर आपने डालना है FB2। ब्यूरेट में डालना है FB2। FB2 क्या, HCl, इसमें डालना है HCl FB2। अच्छा जी, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग हो गई है। फिर आप लिखेंगे इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, /cm क्यूब। फिर आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ FB2, वॉल्यूम ऑफ FB2 यूज्ड /cm क्यूब। देखो बेटा, अब ये आपने यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क लेनी है, FB5 डालना है इसमें, FB5 25 cm क्यूब। FB4 इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। बेटे मिथाइल ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। आप मिथाइल ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं, और एक और इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, उसका नाम है थाइमोफ्थिलीन। आप एक और इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, थाइमोफ्थिलीन। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? भाई मेरे बच्चों, तुमको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। अभी मैं इस टाइट्रेशन के बाद आपको थाइमोप्सिलीन का भी पूरा आपको बता दूंगा कि इसमें क्या होगा, ठीक है, और उसका क्या जो है वो इंडिकेटर का क्या होता है, ठीक है। पहले हम ये बात कर लेते हैं। फाइनल ब्रीडिंग आ रही है आपकी 25.00, सर 0.0। थाइमोथ्रिन तो एसिड में कलरलेस होता है, फिर वो न्यूट्रलाइजिंग पे पेल ब्लू होता है ना? मैं अभी बेटा इसकी बात कराता हूँ आपको ना, बिल्कुल आपको अभी कराता हूँ, पूरी पीएच रेंज भी बताता हूँ, सब बताता हूँ आपको, ठीक है बेटे। अच्छा जी, हमने यहाँ तक ये कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। अ, अब ये हो गया
थैमोफ्थिलीन के में भी हम बात करते हैं। इसकी रेटिंग आ गई 25.00, 25.00। ठीक है, इसको नोट कर लेना भाई। थाइमोथलीन, ठीक है। थाइमोफ्थिलीन का क्या होता है? ये अगर एसिड में डालोगे, एसिड में डालोगे तो ये कलरलेस होता है, और बेस में डालोगे तो ये ब्लू होता है। आप यही कह रही थी मुझसे? जी सर, एसिड में कलरलेस होता है, बेस में ब्लू, और फिर न्यूट्रलाइजेशन पे पेल ब्लू होता है ना? अच्छा देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं आपको इसकी पूरी जो है ना हिस्ट्री बता देता हूँ आपको कैसी होगी, ठीक है। देखें, असल में जो अगर पीएच जो है ना, पीएच, अगर पीएच हो 9.3, ठीक है। अच्छा, आप ये समझ लें, यहां तक ये कलरलेस होता है, ठीक है। यहाँ ये कलरलेस होता है। अच्छा, यहां से लेके अगर ये 10.3 तक जाए, ठीक है, यहाँ ये ब्लू होता रहता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका कलर जो है ना यहाँ पे चेंज होता है, तो इसका समझना बहुत जरूरी है। आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। इसका कलर समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है, देखें, अगर आप HCl और NaOH डालेंगे, ठीक है, अभी आप देखें कि जो आपकी कोनिकल फ्लास्क है, या इस सवाल में बात करते हैं, इस सवाल में आप देखें NaOH है आपके पास, ठीक है, तो ये ब्लू टू कलरलेस जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। तो यहाँ जहन में रखिएगा कि ये अ, अगर आपने बेस में डाला तो इसका इस तरह से कलर चेंज होगा। मेरे बच्चों, तुम लोगों को बात समझ आ रही है? बोल दो ना, नहीं समझ में आ रही तो बोलो, मैं फिर समझाऊं। आ रही है सर समझ। यानी अगर तुम ये समझ लो कि अगर बेस में डाला है, ठीक है, अगर ये लेट सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तुमने ब्लू कलरिंग देखी है? जो ब्लू कलरिंग होती है बिल्कुल इस ब्लू इंक जैसा हो जाएगा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालोगे तो ये बिल्कुल ब्लू जैसा हो जाएगा। बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? यस सर। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे ना कि जो इसकी पीएच रेंज है 9.3 टू 10.3, तो ब्लू ब्लू ही रहेगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करना। यानी देखो, एसिड में डालोगे ना, देखो तुम खुद देखो यहाँ पे, ये 9.3 में भी कलरलेस ही है, यानी बेसिक में भी कलरलेस ही है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे जैसे इसकी पीएच बढ़ेगी ये ब्लू होता जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी ऑब्जर्वेशन होगी डार्क ब्लू से लाइट ब्लू, अगर इस ट्रेडिशन की बात करें। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कलरलेस के चक्कर में रहोगे, ख्वार हो जाओगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? बोलो। जी सर। सर तो ये हमें पता होना चाहिए पहले से। हमें पहले से मालूम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां लिखा हुआ थोड़ी होगा। यहाँ लिखा हुआ है मिथाइल ऑरेंज का। तो सर 10.5 नहीं होगा ये? क्या चीज? 10.5 नहीं होगा ये? हाँ, ये तो बस एक रेंज है ना। असल चीज तो कलर चेंज है। असल चीज तो कलरलेस, वो कलर है ना। तो मुझे खुद बताओ, ये 9.3 पे कौन सा कलर है? कलरलेस। कलरलेस है। अच्छा, और 10.3 पे क्या है? ब्लू। ब्लू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है। तुम समझ रहे हो? तो ठीक है सर। इसका मतलब है इससे ऊपर भी कलरलेस ही होगी।
और 10.3 से ऊपर भी ब्लू होगा। 10.3 से ऊपर डार्क ब्लू होगा। तो इसमें तुमने डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो डार्क ब्लू से लाइट ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है बेटे। सर कलरलेस क्यों नहीं होगा? देखो अगर तुम देखो 7 तो यहाँ आ जाएगा ना, 7 यहाँ, 7 यहाँ होगा, 7 यहाँ होगा, बोलो। सर ऊपर होगा ना 9.3 के। हाँ तो फिर कलरलेस होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इसके दरमियान में, अगर इसके दरमियान में तुम डालोगे तो 9.3 तक ये ब्लू रहेगा, डार्क ब्लू टू लाइट ब्लू। यहाँ तुम्हारे केस में यहाँ होगा डार्क ब्लू, डार्क ब्लू से लाइट आएगा, लाइट आएगा, लाइट आएगा, और फिर कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस को अच्छी तरह शेक करके देख लेना, शेक करना, वो ब्लू कलर दोबारा आ जाता है। सर तो बस कलरलेस पर ही हम रहे ना, कि कलरलेस जब तक अगर आ जाएगा तब तक करनी है। हाँ बेटा, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लास्क में, सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लास्क में और HCl ये, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? डार्क ब्लू से लाइट ब्लू, लाइट ब्लू से कलरलेस। सर हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कलरलेस होगा इसमें? आप मुझे खुद बताइए, जब ये दोनों मिक्स होंगे तो pH 7 तक की न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना। जी सर। फिर जैसे ही आप HCl एक्सेस में डालेंगे pH 7 से कम हो जाएगी, जी सर। तो 7 से कम में कलरलेस ही आ रहा है ना। जी, लेकिन सर अगर उल्टा हुआ कि उन्होंने उन्होंने एसिड कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया और NaOH को ब्यूरेट में डाल दिया, फिर क्या होगा? वैसे ऐसा होने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो गया तो फिर आपका कलरलेस से लाइट ब्लू, लाइट ब्लू से डार्क ब्लू इसका एंड पॉइंट होगा। तो ये समझ में नहीं आता ना, कलरलेस से डार्क ब्लू समझ में नहीं आता ना, अभी तो हर बच्चे का अलग अलग आएगा। क्योंकि तो सर हमारे मेरे कॉलेज में लैब में उन्होंने एक करवाया था, लेकिन उसमें उन्होंने बोला पेल ब्लू एंड पॉइंट था उसमें। हाँ, वो तो आइडोमेट्री होगा। नहीं सर, वो यही एसिड बेस है, हमने एसिड डाला था फ्लास्क में और ब्यूरेट में हमने बेस डाला था। थाइमोल ब्लू डाला होगा, फिर थाइमोल ब्लू, थाइमोप्थिलीन नहीं डाला होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। थाइमोल ब्लू डालोगे, थाइमोप्थिलीन नहीं डाला होगा। लेकिन फिर भी मेरी बात सुन ले, देखें सोचने वाली बात है कि अगर ये कलरलेस टू ब्लू होगा, ठीक है, तो कौन सा ब्लू? लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, है ना, क्योंकि ये तो 9.3 के फौरन बाद ही कलर चेंज कर देता है ब्लू। हाँ मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। तो बेहतर ये है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो एसिल ब्यूरेट में डालूंगा, डालने को दूंगा, और बेस यहाँ डालूंगा। हाँ समझ रहे हैं? जी सर। तो इसके हिसाब से तो ये सही है, लेकिन हर चीज के लिए तैयार रहें, आपको पहले से बता दिया गया है कहाँ कलरलेस होगा, कहाँ ब्लू कलर होगा, या आप सीख गए। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं हम एक्यूरेट टाइट्रेशन। बेटा एक्यूरेट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे या एक्चुअल? एक्यूरेट सर। एक्यूरेट टाइट्रेशन। एक्यूरेट टाइट्रेशन, ठीक है जी। तो जी आप क्या हेडिंग डालेंगे? यही हेडिंग डालेंगे, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, यही सब कुछ। अब आप मेरी गलतियां पकड़ेंगे, ठीक है। ट्वेंटी 25.00 ये मेरी टाइट्रेशन नंबर 1 आ गई। टाइट्रेशन नंबर 2 में मेरी रीडिंग आ रही है 20.50, फिर आ रही है 0.00। सर गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। तो मैं तीसरी भी कर लेता हूँ, तो क्या है?
सर बताएं। तो काफ़ी आप खाली चेंज कर दें इसको, 24 पॉइंट समथिंग कर दें इसको। नहीं बेटा, इसमें गलती है हमारी। वो ये है कि डू नॉट इंक्लूड रफ टाइट्रेशन इन एक्चुअल टाइट्रेशन। अगर आपने रफ टाइट्रेशन की वैल्यू को इसमें डाल दिया, ये गलत हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये आ जाएगा 20.50। दोनों सेम आ गई। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के मीन ले लेंगे। 20.50 प्लस 20.50 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 20.50। सर ये रफ टाइट्रेशन और एक्यूरेट टाइट्रेशन में फर्क क्या है? देखो, रफ टाइट्रेशन जब हम करते हैं ना, तो रफ टाइट्रेशन बिल्कुल रफ करते हैं, हम एक्यूरेसी का ख्याल नहीं रखते। वो हमेशा ज्यादा आती है क्योंकि ब्यूरिट को कंट्रोल नहीं किया जाता। ब्यूरिट को अंदाजा कलर अंदाजन कलर चेंज के लिए करते हैं। तो मैंने तो उसको भी साइंटिफिक बना दिया था। मैंने कहा था कि 555 करके डालो। 5 डालो, शेक करो, 5 cm³ डालो ब्यूरिट से, फिर शेक करो, फिर 5 डालो, फिर शेक करो। तो जो रेंज आएगी वो 5 के दरमियान आएगी। जैसे कलर चेंज हो जाए, तो लेट सपोज 20 और 25 के दरमियान कलर चेंज हुआ ना हमारा, तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर आएगा वो 20 और 25 के बीच में आएगा। सर बात बेस्ट समझ? टाइटर में अगर वैल्यूज दो आएंगी तो द वैल्यूज हैव टू बी विद इन 0.2 ऑफ ईच अदर, है ना? क्या चीज दोबारा बोलिएगा बेटे? सर जैसे अगर बेस्ट टाइटर में हमारा 20.5 आया, 20.30 आया, तो बेस्ट टाइटर उन दोनों के दरमियान भी हो सकता है ना? हाँ, दरमियान हो सकता है, लेकिन आप लिखेंगे दो सिर्फ। अगर आपने लिखा 22.30, फिर लिखा आपने 20.50 और फिर लिखा 20.40, तो एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा, कहेगा भाई 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, कौन से 3 को लूं? इसका मतलब है फिर वो जो 2 की एवरेज लेना सिखाया वो गलत हो जाएगा। फिर आपने तीनों की एवरेज लेनी पड़ेगी। हमें सिखाते नहीं है इसमें। आप मेरी तो बात समझ अगर रहे हैं? अगर तीनों वैल्यूज में सेम डिफरेंस आ रही है 0.1 या 0.2 की, तो तीनों के एवरेज लें। लेकिन वो तरीका हमें सिखाया नहीं है ना। असूलन तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल साइंस कहती है वो ये कहती है कि अगर तीनों में 0.1 का डिफरेंस आ तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करो। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? हमें जब ये सिखाया नहीं गया है ए लेवल में, हमें सिखाया गया 0.1 का डिफरेंस आना चाहिए, 2 रीडिंग ले लो बस। आप मेरी ठीक है, बात तो समझ? तो पॉइंट तो वन या मैक्सिमम 0.2 का डिफरेंस आ सकता है बेस्ट राइटर के सिर्फ दो वैल्यूज के दरमियान। सिर्फ सिर्फ 2 आ सकता है, 0.0 या 0.1। ठीक है, ठीक है, और थैंक यू सर। और मेरा बेटा सिर्फ 2 रीडिंग लिखनी है यहाँ पे। कोई एक मार्किंग स्कीम दिखा दो जिसमें लिखा होगा 3 लिखो। नहीं सर, 2 ही पे रोक देता है वो। हमेशा 2 पे रुकता। अगर आपने 3 लिखी, आपको तमीज नहीं है ना, आपको समझ ही नहीं है। आप कोई आप गलती से लिखेंगे, बेचारे 3 लिख देंगे, लेकिन एग्जामिनर ढूंढेगा इसने किया नहीं है, एक्सपेरिमेंट झूठ बना के लिखी है। अब आप क्या कैसे यकीन दिलाएंगे उसको, जबकि बेंच आपकी गई नहीं है। तो बेहतर ये भाई 2 रीडिंग लिखो, खाली खाली बस। ठीक है सर। ठीक है बेटे। चलिए जी, अब आपसे ये कह देखिए, पूरा वही ऐसा लग रहा है कि हम कल का वाला पेपर कर रहे हैं, उसमें भी ऐसे ही था कुछ। सर अगर हम क्या कहते हैं 0.1 का डिफरेंस बनाकर लिख दें ऐसी, हाँ, तो बना सही के। अरे ये तो बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा। ये तो बड़ा वही। बेहतरीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपने पहली रीडिंग आपने बहुत अच्छी की है, ठीक है, पायलट रीडिंग कहते हैं इसे, रफ टाइट्रेशन करो और एक रीडिंग करो, ठीक है। लेकिन अगर टाइट्रेशन की रीडिंग करने, प्रैक्टिस करने में 15 मिनट लगते हैं और 3 रीडिंगें हो जाती हैं, तो बेस्ट है यार। क्या जरूरत है दिल भी खराब होगा कि हमने ईमानदारी नहीं की। सर लेकिन अलाउ तो है ना? हाँ हाँ, अलाउ किया, किसी को पता ही नहीं चलेगा तुमने करा क्या है। सही है। ठीक है, चलो आ जाओ। आप HCl का हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। जरा मुझे जल्दी से बताना कि जो है तुम्हारा जो है इसमें कैसे अमाउंट निकालेंगे। मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। बेटा बोलना जरा, कंसंट्रेशन कितनी है HCl की, Ab2 की? 0.0460। 0.046। वॉल्यूम तुमने कितना निकाला? 20.50।
डिवाइडेड बाय 1000, बोलो बेटा कितना आ रहा है? 9.43 minus 4. बेटा 9 43 exponent minus 4. जीते रहो, खुश रहो बेटा, -4। 9.43 एक्सपोनेंट 10 की पावर -4। अब ये कह रहा है गिव द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द मेटल कार्बोनेट। अरे भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लिखेंगे, खाली H लिखेंगे, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन अगर अगर तुमने कार्बोनिक एसिड बना दिया तो भी सही हो जाएगा। अगर आप, लेकिन इसने 2 डैश दिए ना, गलत होगा फिर। अगर 1 डैश दिया होता, अगर 1 डैश दिया होता तो आप लिखते H2CO3, क्योंकि 2 दिए हुए लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लिख दिया। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? स्टेट सिंबल में मांगा है, ठीक है। तमाम पॉजिटिव नेगेटिव एक्वस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस में जाएगा, पानी लिक्विड होगा। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पार्शियली सॉल्युबल होती है, इसलिए मैंने एक्वस लिख दिया है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम X2 कार्बोनेट इन मोल पर dm³ इन Fb5। चलिए जी, अब अगला हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास ये आ गया है। बता सकते हैं कि कार्बोनेट और एसिड में रेशो कितना है? 2:1. 2:1 का रेशो है, ठीक है बेटे। यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1। अगर ये 9.43 इंटू 10⁻⁻4 है तो बेटा ये कितना आएगा? बताना बेटे। 4.715 exponent minus 4. 4.715 15 एक्सपोनेंट माइनस 4. 4 मोल आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपने कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। सही है बेटा। मोल कितना है? 4.715 इंटू 10⁻⁻4। और वॉल्यूम कितना है? कितना लिया था? 25 लिया था ना बेटा। बेटा कोनिकल फ्लास्क में 25 लिया था ना। हाँ 25 लिया था Fb5। बोलो बेटा। हाँ बेटा बोले। 25 ही लिया था ना बेटा। क्या आंसर आ रहा है बोले? 0.01886. 0.01886। 0.01886, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ X2CO3। आइए इसको करते हैं। फॉर्मूला है Mr इज इक्वल टू मोल अपॉन ग्राम अपॉन मोल। ग्राम अपॉन मोल। बेटा कितना ग्राम लिया था आपने इसका? 1.07. 1.07, बिल्कुल 1.07। 1.07। और मोल कितना निकाला था आपने? 0.01886 निकालना बेटा। कितना आएगा? सर ये कॉन्सेंट्रेशन है। क्या चीज? कॉन्सेंट्रेशन है, मोल नहीं है ये। तो मोल कहाँ है मेरे भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है तुम्हारी यार। बताना बेटा इसके मोल कितने हैं? 4.715. 4. 715 exponent minus 4. एक्सपोनेंट -4 निकालना जरा, क्या आएगा? सर काफी ज्यादा आ रहा है तो। कितना आ रहा है? सर बहुत दो, बड़ा आ रहा है, हाँ हजारों में आ रहा है। 2270 2270 आ रहा है। राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट था। अच्छा जी। सर जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था ना हमारा मिड का, उसमें भी ऐसे सीन हुआ था। कोई मसला नहीं, जो आएगा वही लिखेंगे हम क्या करेंगे। ठीक है।
तो सर मार्किंग स्कीम में तो अलग तरीका दिया हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ग्राम को डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, अभी मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। तो पहले तो आपने निकाल लिया, कंसंट्रेशन निकाल लिया ना। कंसंट्रेशन से निकालते हैं Fb5। क्या पूछ रहा है ये? कैलकुलेट द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ Mr पूछ रहा है X2CO3। आपने कर दिया है इसके मोल लेके। तो आइए जरा इसको साइड में रखते हैं, एक और तरीके से कर लेते हैं। आप क्या करेंगे कि आपके पास कंसंट्रेशन है, ठीक है, और आपके पास मास है, ठीक है। तो आपने कितने में बनाया था ये कंसंट्रेशन आई है आपकी 1000 cm³ में, ठीक है। आप लिखेंगे 1000 cm³ में आपके पास है 0.01886 मोल। सही है बेटा? तो 25 cm³ में कितने होंगे? जरा करें मल्टीप्लाई जरा। एक मिनट, 25, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो हाँ बेटा, करें जरा। सर वही आ रहा है 4.715। सर एक बात बताएं, हाँ बोले बोले। इस तरीका इसने अप्लाई किया है एमएस के अंदर, उसके हाँ, थ्रू जो आपके यूनिट्स बनेंगे वो ग्राम पर डीएम क्यूब आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इसने कन्वर्ट किया हो कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर डीएम क्यूब से ग्राम पर डीएम क्यूब पर इसने यूज़ किया हो ये? नहीं नहीं, मुझे करने तो दें पहले आप। मैं अभी आपको बता देता हूँ ना इसका। सर 250 लेंगे 250 लेंगे। सेंटीमीटर क्यूब। हाँ 250 लेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, 250 लेंगे, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। क्योंकि 250 में सोल्यूशन बनाया था ना आपने। 250 लेंगे, बिल्कुल सही। बताएं बेटा, अब क्या आएगा आंसर? वही आएगा सर 4.715, बस एक्सपोनेंट -3 हो जाएगा, -4 की जगह 4.715 इंटू 10⁻⁻, माइनस क्या आ जाएगा? 3, एक कम हो जाएगा। -3 मोल आ जाएगा। बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास वो जो आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाया था ना, उसमें इतने मोल आ रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये इतने मोल आ गए आपके पास, ठीक है। सर सही आ रहा है आपका एमआर। अब आप क्या करें? एम आर इज इक्वल टू, अभी चेक कर लेते हैं बेटे, 1.07 ग्राम लिया हुआ था। हाँ इसको ये जो ऊपर हमने किया है ना, ये वाला ये गलत हाँ है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये तो हमने, ये मतलब इनकम्प्लीट है। ये इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि हमने ये 25 वाले मोल ले लिए। हमें लेने थे ये वाले मोल, हमें लेने थे, हमने लिए इससे जो 25 लिए हैं ना, ये वाले मोल, हमने ये वाले मोल ले लिए। हमें चाहिए थे ये वाले मोल। ठीक है सर। बात समझ आ रही है? सर तो मोल सेम नहीं रहते क्या? मोल सेम नहीं रहते ना। अभी मैं आपको वाले को भी वैसे करके दिखाता हूँ। बोले सिर्फ 19-20 का फर्क ही आएगा सर बस। आंसर आएगा 227 रफ 220, करके। बिल्कुल 227 आ जाएगा। ये ज्यादा अच्छा आंसर है, 227। अगर आपने इसको भी करना होगा ना, तो इसका तरीकाकार भी ऐसे ही होगा जैसे ऊपर के। ये ज्यादा अच्छा तरीका है। मैं भी इसको वैसे ही करता। क्यों? क्योंकि इसने खुद खुद क्वेश्चन में एक स्टेप खा गया। इसने देखिए 25 cm³ में पूछा है, अभी 5 में पूछा है, लेकिन आपको जो इसने निकालना है ना एमआर, वो निकालना है FB3 में, इधर, यानी इस टोटल में निकालना है। 250 में निकालना है, 250 ml में। ये 250 ml है। सर ये समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आई है? नहीं अच्छा मेरी बात सुने, आपने इधर 250 लिया था ना, 250 से 25 लिया था ना इधर, ऐसे ही जी था ना। तो आपने जो ये कंसंट्रेशन निकाली है, ये किस में निकाली है? 25 में निकाली है ना, जी इसमें निकाली है ना, जी। इसमें निकाली। अब आप क्या करेंगे? इसमें निकालेंगे। आपने क्या करा? आपने कहा सर 1000 में इतनी है, तो 250 में कितनी होगी? आपने निकाली इतनी कंसंट्रेशन। इसके अंदर FB3 की कंसंट्रेशन इतनी है, ठीक है, यानी मोल इतने हैं। जैसे मोल आ गए, आपने गिवन ग्राम में डिवाइड कर। अरे भाई, आपने
यहाँ ग्राम डिसॉल्व किए थे 1.07 या यहाँ डिसॉल्व किए थे, ये बताएं। जहाँ ऊपर। ऊपर डिसॉल्व किए थे ना, तो इसमें निकालेंगे ना। अच्छा अब आप तुम मार्किंग स्कीम का मेथड निकाल लो, यही आएगा, करके देखो। सर, तो हमने जब 25 सेंटीमीटर क्यूब में हमने मोल निकाले थे, तो उसमें 1000 सेंटीमीटर हमने कहाँ से आ गए? नहीं, वो तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लगाया था ना, ये रहा, ओ हाँ सही। सर है यही ना। आ रहा है MS से भी। एमएस से भी यही आया, इसका मतलब सही किया हमने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स। वही तरीका अपनाएंगे, X2 CO3 इज इक्वल टू 227, 2x प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 227, 2x प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 227। तो बताना बेटा x कितना आ जाएगा? 83.5। 83.5, 83.5। अब जरा चेक करना है 83.5 किसका है। अब एग्जैक्टली 83.5 तो नहीं होगा, चेक करो तकरीबन। सर रुबीडियम है इसके करीब। तो इसने देखें, अब आपने ना, देखिए मेरी बात सुनो, सवाल ये पैदा होता है कि आप मुझे बताएं m की वैलेंसी कितनी है। यहाँ देखें सर m ग्रुप 1 का 2। है। ग्रुप 1 का है। अब ग्रुप 1 का आपने कह के ना दिल जीत लिया मेरा, ये ग्रुप 1 का है, ठीक है। तो x बिलोंग टू ग्रुप 1, x बिलोंग टू ग्रुप 1। तो बताइए ग्रुप 1 में 83.5 किसका आ रहा है? करीब करीब मीडियम का आ रहा है। रुबिडियम का आ रहा है। हाँ सर, 85 आ रहा है, करीब करीब वही है, वरना इसलिए क्रिप्टॉन है वो तो होना चाहिए। नहीं, रुबिडियम होगा, ठीक है। सही लिखा है, सिंबल लिखा है मैंने, सही बेटे। हाँ सर। जी सर सर। अगर किसी का सीजियम आ रहा हो तो? आप सीजियम लिख दें। कौन सा एग्जाम में रुबिडियम डाला होगा, इतना महंगा रुबिडियम, समझ रहे हो। जी सर। अच्छा, सही है हानि, आप सही कह रही थी। मैंने अभी देखा आपका मैसेज, थाइमोफ्थिलीन ही डाला है इसने, ठीक है। लेकिन यार ये बेटा ये ऑर्गेनिक एसिड है सारे के सारे ना, तो जी सर, ये ऑर्गेनिक एसिड के साथ हाँ, हमने किया था, लेकिन उसमें वो उन्होंने पेल ब्लू एंड पॉइंट बताया था। पेल ब्लू बोला था। जी सर। तो अगर तुम गौर से देखो इसमें बेटे, तुमने जो एसिड लिया है वो कोनिकल फ्लास्क में लिया है, तो वो तो आना ही पेल ब्लू था। मैंने भी तो ये बोल रहा था आपसे, एसिड में ब्लू होता है ना, ये देखें, मेरी बात समझ रहे हैं। जी सर। ये देखें इधर जो है, आ, लेकिन पेल ब्लू कैसे आ सकता है बेटे, ये तो बेसिक में ब्लू होता है। तो इसीलिए तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में वो पेल ब्लू हमें एंड पॉइंट करवा रहे थे और आप इसमें कह रहे हैं कि पेल ब्लू नहीं होगा, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज होकर पूछ रही आप थी एक कि काम क्या आप होगा। तुम एक काम करो, देखो इल्म तो वो अच्छा है जो अल्लाह की तरफ से होता है ना। आप गूगल करके देखो जरा क्या आंसर आ रहा है, गूगल करके चेक कर लो, ताकि सारे बच्चे ना कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े, ठीक है। जरा ठीक है गूगल सर, गूगल मैं गूगल कर, पे चेक कर लेती हूँ सर। आप ही के अभी चेक करो, ताकि ना सबके लिए सही रहे। हसन तुम भी चेक करना बेटे, क्या करना है गूगल सर? गूगल में करके देखो यार कि ये एसिड में कलर क्या देता है। थाइमोफ्थलीन। सर इसका थाइमोफ्थिलीन। मैंने बताया था आपको, जो आपने लिखा है सही लिखा है, बस वो 10.3 को 10.5 कर दें। अच्छा बस ठीक है, वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी सही है आपकी रेंज। उसने ये लिखा था कि 9.3 है, उससे नीचे जो है वो कलरलेस देगा, और इससे ऊपर 10.3 से ऊपर बेसिक देगा, ठीक है, मतलब ब्लू कलर देगा। ठीक है बेटा, ये भी ठीक है। अभी देखते हैं वो बच्ची क्या बताती है, मुझे आनी है। अब थाइमर ब्लू का ये उसने ना दो रेंज दी हुई गूगल पे। नहीं, थाइमोफ्थिलीन। हाँ, इसका तो खैर एक ही था। तो इसमें भी कह रहा है कि ट्रांजिशन रेंज 9.3 से 10.5 पे है। ठीक है, सही है। तो अब आप मुझे बताओ रेंज क्या, कलर आप ये चेक करो, थाइमोल ब्लू, थाइमोफ्थिलीन एसिड में कौन सा कलर देता है, ये चेक करो गूगल पे लिखे। कलरलेस सर। कलरलेस, तो मैंने कलरलेस लिखा हुआ है। बताओ बेस में क्या देता है? ब्लू। ब्लू, यही तो लिखा है। तो जैसे जैसे बेस ज्यादा होते जाएगा कलर डार्क होते जाएगा।
बोलो मेरे बच्चे, बात समझ आ रही है? अभी हानिया बता देती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटे। सर मुझे भी वही में थाइमोक्सिलिन के लिए बोल रहा है कि ट्रांजिशन रेंज पीएच 9.3 से 10.5 होता है, बिलो 9.3 कलरलेस होता है और अबव 10.5 डार्क ब्लू होता है। डार्क ब्लू होता है ना, तो मैंने यही तो कहा आपको कि ब्लू डार्क ब्लू होता जाएगा। 10 इसकी रेंज है। अगर आप 10.3 से ज्यादा डालेंगे ना तो वो डार्क ही ब्लू होता रहेगा, ब्लू ही होता रहेगा, इससे आगे पहचान नहीं सकेगा, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेगा। 10.3 पे ब्लू हो गया। तो सर अगर एसिड वो फ्लास्क में डलवाते, अगर ऐसे हुआ तो हमें, अगर कलरलेस ही रहेगा तो हमें एंड पॉइंट पेल ब्लू से ही तो पता चलेगा नहीं? हाँ हाँ, पेल ब्लू से पता शायद चलेगा। इसीलिए उन्होंने पेल ब्लू करवाया होगा, क्योंकि अदरवाइज अगर एसिड में कलरलेस होगा तो कलर चेंज पता भी नहीं चलेगा 7 पे। मैं भी तो यही कह रहा था आपसे। मैं भी तो यही कह रहा था कि ज्यादातर चांस ये होगा कि ये इसी तरह से आए। बेटा आप सेटिस्फाई हो गए? अच्छा, तो जी सर सर। बेसिकली अगर एसिड कॉनिकल फ्लास्क में होगा तो हमें पेल ब्लू ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि चॉइस ही नहीं है। लेकिन अगर कॉनिकल फ्लास्क में बेस हो तो जैसे ही कलरलेस हो जाए, थोड़ा एक्सेस डाल दो, फिर स्टॉप, है ना? देखें देखें, ये तो ऐसी बात है ना कि एसिड में तो कलरलेस ही है। ये बात तो आपको कंफर्म है ना, एसिड में कलरलेस है। तो जब बेस एक्सिस में होगा, जैसे स्लाइटली ब्लू आएगा, जैसे स्लाइटली ब्लू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ना, जैसे ब्लू आएगा तो इस आपकी पीएच 9.3 पे आएगी। जैसे 9.3 पे आया, इसके दरमियान आपका आंसर आना चाहिए। तो ब्लू तो है इसके आसपास। अब अगर कोई बंदा लाइट ब्लू ले जाए, आज लेकर आ जाए, तब भी आंसर है। डार्क ब्लू लेके आ जाए, तब भी वही आंसर है। बेटे बात समझ आ गई? जी सर, अगर बेस कॉनिकल फ्लास्क में होगा और एसिड ब्यूरेट में होगा तो हम जैसे ही कलरलेस हो जाएगा उस पे स्टॉप करना है। हाँ बेटे, आप ना मेरी इस क्लास के बाद जब मैं आपको दे दूंगा ना, इसके बाद भी आप चेक करके मुझे बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है? अगर ठीक है तब सर। कोई मसला होता है मुझे बताइएगा, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा जी, अब ये देखें क्वालिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, फॉर ईच टेस्ट यू शुड रिकॉर्ड ऑल योर ऑब्जर्वेशन इज प्रोवाइडेड। एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्लूड कलर चेंज सीन, ठीक है जी। अच्छा, FB6 is a solution containing one cation listed in a quantitative analysis noted notes the anion containing sulfur, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये काम करा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये कराना चाहिए, सिर्फ एक मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई FB5 का टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो नहीं, ये नहीं है, ये 2019 है। AR will be 2000। हम ये कौन सा कर रहे थे? फिर 2023 है। ठीक है, बस हमने ये क्वांटिटेटिव नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुने, क्या नाम है, अजीम, जरा रिकॉर्डिंग बंद करिएगा।